नमस्कार, द सुलेस परिवार में मैं शेखर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज की तरह भी स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बहुत बढ़िया तरीके से सबकी चल रही होगी। उम्मीद और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बहुत बढ़िया तरीके से आप सारे लोगों की पढ़ाई हो रही होगी और बहुत संतोषजनक स्थिति में आप सारे लोग हैं। नहीं, बहुत ही संतुष्ट होंगे आप अपनी पढ़ाई लिखाई से, क्योंकि जिस रूप में हमारी पढ़ाई होनी चाहिए, जिस गति में हमारी पढ़ाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से उस दिशा के साथ ही हम लोग काम करते चले आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस का बहुत ज्यादा महत्व होता है। कॉन्फिडेंस लाइफ में अगर हो तो बहुत बड़े से बड़े काम किए जा सकते हैं और किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप से ही वो सारे काम किए जा सकते हैं। कॉन्फिडेंस बना करके रखना है। और कॉन्फिडेंस कब आता है? जब वास्तव में आप जुनूनी होते हैं, जब आपके मन में जुनून होता है कि नहीं, ये काम मेरे लिए है और मैं आराम से कर सकता हूं। जब इस प्रकार की भावना आपके शरीर में आ जाए तो निसंदेह आपके लिए बड़े से बड़ा काम छोटा हो जाता है। ये जुनून पैदा कब होता है? ये जुनून पैदा कब होता है? जब वास्तव में आप इस मन स्थिति में आ जाएं, आर या पार, आर या पार। हमारे अंदर वो जज्बा है, हम वो काम कर सकते हैं और इसके बाद अब कुछ नहीं की स्थिति है, वैसे में जुनून पैदा होता है। जब चारों ओर अंधेरा दिखाई देने लगे तो वहां पे आपके अंदर जितनी क्षमता होती है उससे कहीं बढ़ करके क्षमता अपने आप से पैदा होती है और वह जुनून के रूप में बन जाती है। उसके बाद काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो जुनून पैदा होना बहुत जरूरी है। शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? ध्यान से पढ़ेंगे। सारे के सारे तथ्यात्मक चीजें आपकी कॉपी में, बैच में नोट है। निश्चित रूप से वो तथ्य याद हो जाते हैं, याद रहते हैं। लेकिन जब इस प्रकार के 8-10 प्रश्न आपको परीक्षा हॉल में मिल जाते हैं ना, तो आप सोचने के लिए विवश होते हैं। नहीं तो तथ्य में क्या है? 4 विकल्प देखा, आपको याद है, क्लिक किया, विकल्प बी, आगे बढ़ गए अगले प्रश्न पे। लेकिन इस प्रकार के जब 8-10 प्रश्न मिल जाते हैं तो रिजल्ट यही डिसाइड कर देता है। रिजल्ट इसी प्रकार के प्रश्न डिसाइड कर देते हैं। तो हमें इस प्रकार के प्रश्नों पे विशेष रूप से सचेत रहना चाहिए। तथ्य तो सबको याद रहते हैं, लेकिन बुद्धि का प्रयोग एग्जामिनेशन हॉल में कम ही लोग कर पाते हैं। तो दबाव से मुक्त रहना है, आपको कॉन्फिडेंस में रहना है। कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो निश्चित रूप से 8-10 प्रश्न न आता हुआ भी सही कर जाएंगे। और अगर एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा भी दबाव में आ गए तो आता हुआ प्रश्न भी गलत करेंगे। ध्यान में रखना है इन बातों को। चले, देखें, पहला प्रश्न लिखा हुआ है, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? राजा राम मोहन राय उस संभ्रांत वर्ग के थे जिसकी शक्ति चिर अस्थाई बंदोबस्त, चिर अस्थाई का मतलब स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, इस्तमरारी, स्थायी जमींदारी बंदोबस्त के संदर्भ में बात है, लागू करने पर कम हो गई। जिसकी शक्ति स्थायी बंदोबस्त लागू होने पर कम हो गई, अर्थात राजा राम मोहन राय स्थायी बंदोबस्त के विरोधी थे, ऐसी बात निकल करके आ रही है। दूसरी बात, इन्होंने वेदांत के अद्वैतवाद और ईसाई एकेश्वरवाद दोनों का अध्ययन किया था। उन्होंने उपनिषदों का बंगाली भाषा में अनुवाद किया था। उनका पहला संगठन आत्मीय सभा था जिसकी स्थापना कलकत्ता में 1815 में हुई थी। कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा एक गलत है? लिखा हुआ है राम मोहन राय उस संभ्रांत वर्ग के थे जिसकी शक्ति स्थायी बंदोबस्त लागू होने पर कम हो गई। नहीं, स्थायी बंदोबस्त के ये समर्थक थे, स्थायी बंदोबस्त के समर्थक थे। इनकी शक्ति कम नहीं हो गई, इनकी शक्ति बढ़ गई। उस संभ्रांत वर्ग के थे जिसकी शक्ति बढ़ गई स्थायी बंदोबस्त की वजह से। क्यों? क्योंकि स्थायी बंदोबस्त के यह समर्थक थे। याद रहेगा, स्थायी बंदोबस्त के बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है, स्थायी बंदोबस्त के यह समर्थक थे। ये समर्थक थे रमेश चंद्र दत्त, आरसी दत्त, वह भी बंगाल से बिलोंग करते थे, वह भी समर्थक थे। राम मोहन राय हुए, आरसी दत्त हुए, ये सारे लोग स्थायी बंदोबस्त के समर्थक थे। इनकी शक्ति कम न हुई, इनकी शक्ति बढ़ गई। दूसरा लिखा हुआ है, उन्होंने वेदांत के अद्वैतवाद, ईसाई एकेश्वरवाद दोनों का अध्ययन किया था। बिल्कुल सही लिखा हुआ है।
वेदांत के अद्वैतवाद, वेदांत का मतलब क्या हो गया? उपनिषद, उपनिषद का अध्ययन किया हुआ था, उपनिषद का अध्ययन किया हुआ था इन्होंने। ईसाई एकेश्वरवाद, दोनों का अध्ययन किया हुआ था। एकेश्वरवाद, यह बहुदेववाद के विरोधी थे। यह एकेश्वरवाद के समर्थक थे, बहुदेववाद के विरोधी थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, पुरोहितों के द्वारा जो मध्यस्थता की जाती थी उसके विरोधी थे, कर्मकांड के विरोधी थे, नारी शिक्षा के पक्षधर थे, नारी को अधिकार, आर्थिक अधिकार मिले उसके पक्षधर थे, पाश्चात्य अच्छी बातों को भारतीय संस्कृति में आत्मसात करने के पक्षधर थे। तमाम सारी खास बातें हैं राजा राममोहन राय को लेकर के। इन्होंने उपनिषदों का बंगाली भाषा में अनुवाद किया था, यह भी बात सही लिखा हुआ है। उनका पहला संगठन आत्मीय सभा था, जिसकी स्थापना कलकत्ता में 1815 में हुई थी। किसकी? आत्मीय सभा की। यह भी बात सही लिखी हुई है। यह जो पहला लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। याद करेंगे कौन सी व्यवस्था के, कौन सी भू राजस्व व्यवस्था के समर्थक थे राजा राममोहन राय? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के समर्थक थे। याद रहेगा, स्थायी बंदोबस्त। आगे बात करेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से दो कथन दिए गए हैं, दो कथन है, कथन एक, कथन दो। आपको इन दोनों कथनों का सावधानी पूर्वक परीक्षण करना है और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। पहला, राममोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिज्म में अनेक ईश्वरों में विश्वास के विरोध में, अनेक ईश्वरों के बहुदेववाद के विरोध में तथा एक ईश्वर की उपासना के पक्ष में प्रभावशाली तर्क दिए। कौन सी किताब में? गिफ्ट टू मोनोथिज्म, अर्थात एकेश्वरवादियों को उपहार। कौन सी किताब? एकेश्वरवादियों को उपहार। इंग्लिश में लिखा हुआ है गिफ्ट टू मोनोथिज्म, लेकिन ध्यान में रखना है यह जो किताब है किस भाषा में लिखी गई थी। एक चीज और ध्यान में रखना है, मूल रूप से यह फारसी भाषा में किताब लिखी गई थी। पेन कॉपी से नोट करते रहेंगे साथ में भाई, पेन कॉपी से नोट करते रहेंगे। कौन सी भाषा में? तो फारसी भाषा में गिफ्ट टू मोनोथिज्म लिखी गई थी। हिंदी में इसको कहते हैं एकेश्वरवादियों का उपहार, एकेश्वरवादियों को उपहार, यह हिंदी में है, उपहार। बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। दूसरा लिखा हुआ है, राममोहन राय ने अपनी प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस में न्यू टेस्टामेंट, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 में यह किताब लिखी, 1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस किताब लिखी, जिसमें ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, ईसाई धर्म में यह दो वर्ग देखने को मिलते हैं। न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को पृथक करने का प्रयास किया। बात यह भी सही लिखा हुआ है, ये जो न्यू टेस्टामेंट है उसमें चमत्कारिक बातें बहुत सारी लिखी हुई है। चमत्कारिक बातें मतलब ईसा ऐसे थे और उन्होंने ऐसे कर दिया, ईसा ने वो काम किया, मतलब चमत्कार संबंधी बहुत सारी बातें, अर्थात जो संभव नहीं है उस प्रकार की बातें लिखी हुई है। तो क्या किया? न्यू टेस्टामेंट के जो नैतिक बातें थी उनको चमत्कारिक बातों से अलग कर दिया। यह भी बात सही लिखा हुआ है। दोनों के दोनों विकल्प सही है, दोनों के दोनों विकल्प सही हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? दोनों कथन अलग अलग सत्य हैं और सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्लियर है? बी विकल्प बिल्कुल सही है। समझ में आई बात? प्रश्न समझ में आया? ऐसे होती है तैयारी मेरे भाई, ऐसे आपको तैयारी करनी है अपनी। आमतौर पे होता क्या है, ये किताब किसने लिखी है, ये किताब किसने लिखी है, बस यहीं तक लोग तैयार करते हैं, अंदर नहीं जाते हैं। तो अपनी काबिलियत को ऊपर उठाना है। इस प्रकार से तैयारी होगी ना तब यह काबिलियत ऊपर जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात? अगले प्रश्न बात करेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनकी स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा की गई? राममोहन राय द्वारा की गई किसकी स्थापना? आत्मीय सभा, प्रार्थना सभा, समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज। आप बताएंगे किसकी स्थापना राममोहन राय के द्वारा की गई? बस साथ में बने रहिए, परीक्षा होने तक साथ में बने रहिए। और तमाम सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं, हम लोग तो अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन आपके सहयोग से निश्चित रूप से बहुत अच्छा, बहुत बड़ा बन जाएंगे आने वाले दिनों में। ऐसे ही आपका सहयोग रहा और मेरे द्वारा ऐसे ही प्रयास किया गया तो वह दिन दूर नहीं होगा।
तमाम सारे बड़े बड़े लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं चीजों को, लेकिन वास्तविकता के धरातल पे रहना बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा से कहता हूं, बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, शांत चित्त होकर के बस अपने कमरे में धीरे 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 रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। सफलता एक दिन जब मिलेगी ना, तो वह आपकी तारीफ जमाने से करवाएगी। आज आप चिल्ला चिल्ला करके जमाने को कहेंगे मैं बहुत पढ़ता हूं, लोग कहेंगे बेवकूफ है, पागल हो गया है क्या, थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते, पढ़ भी नहीं रहा था ठीक से। लेकिन जब सफल हो जाएंगे तो वह सफलता जमाने के मुंह से कहलाएगी, नहीं यह वीर है, यह वीरांगना है, बहुत मेहनत किया है इसने लाइफ में, बहुत संघर्ष किया है। आपके संघर्षों को लोग सलाम करेंगे। तो बहुत शांत चित्त रहते हुए धीरे धीरे सफलता तक पहुंचना है। तनिक भी बड़बोलापन नहीं, बहुत गंभीर बनने की जरूरत है, जिम्मेदार बनने की जरूरत है। प्रश्न लिखा हुआ है आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, कौन सा भाई? तो आपको निश्चित रूप से पता है ये आत्मीय सभा की स्थापना कब हो रही है? 1815 में हो रही है। ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज ये वास्तव में ब्रह्म सभा था, ये वास्तव में ब्रह्म सभा था, कब हो रहा है? 1828 की बात है। बाद में यह ब्रह्म सभा ब्रह्म समाज हो जाता है। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हो रही है? 1867 में। किसके द्वारा हो रही है? आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा हो रही है, आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा। जबकि आर्य समाज की स्थापना 1875 में हो रही है, किसके द्वारा? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। कहां पर? बंबई में हो रही है। कौन सा हो जाएगा उत्तर? तो पहला और दूसरा होगा, राजा राममोहन राय के द्वारा। सी विकल्प निश्चित रूप से सही है। नहीं, अगले प्रश्न पे, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की? रिपीट है, राममोहन राय के द्वारा। पांचवें प्रश्न बात करेंगे ब्रह्म समाज के बारे में, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? ब्रह्म समाज के बारे में। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन हैं। कौन सा विकल्प सही है? सी का मतलब कौन सा सही है? यह ब्रह्म समाज के बारे में बात हो रही है, त्रुटिहीन, कौन सा सही है यह पूछा जा रहा है। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, हां या ना? मूर्ति पूजा का विरोध किया, हां या ना? जुबान से बोलते रहें और लिखें। मूर्ति पूजा का विरोध किया, हां या ना? तो ये विरोध किया ब्रह्म समाज या राममोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, हां किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, मतलब पुरोहित वर्ग को का विरोध किया, हां किया। मध्यस्थ, ये आम जनता और ईश्वर के बीच ये मध्यस्थता की भूमिका निभाते थे ना पुरोहित वर्ग, तो किसी मध्यस्थ वर्ग का विरोध किया। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया, वेद त्रुटिहीन है। नहीं, वेद त्रुटिहीन नहीं है। इन्होंने कहा कि वेद त्रुटि युक्त हैं, वेदों में भी कुछ गलतियां लिखी हुई हैं, इस बात की व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, वेदों में भी गलतियां हो सकती हैं, इस प्रकार की व्याख्या राममोहन राय और ब्रह्म समाज के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, कौन सा उत्तर सही होगा? 1 और 2, बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऐसे ही थोड़ी थोड़ी नई नई जानकारी हासिल करते रहना है। अगले प्रश्न पे, छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन 19वीं शताब्दी के मध्य की बंगाली पाठ्य पुस्तक वर्ण परिचय के बारे में सही है? इसे राजा राम मोहन राय ने लिखा था, सही है यह पूछा जा रहा है। वर्ण परिचय एक किताब है, उसके बारे में क्या सही है? राम मोहन राय ने लिखा था, यह उस समय की सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली बंगाली प्रवेशिका थी। मतलब छोटी प्रवेशिका, मतलब छोटे बच्चे जो कि स्कूल जा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, उस संदर्भ में प्रवेशिका थी। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। पहली बात कि भाई ये जो वर्ण परिचय है ना, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा नहीं लिखा गया था। ये राजा राम मोहन राय के द्वारा नहीं लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था?
ईश्वरचंद विद्यासागर जी। ईश्वरचंद कौन लिख रहा है ये वर्ण परिचय? ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा, विद्यासागर के द्वारा। ठीक है, ये है क्या? उस समय सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली बंगाली प्रवेशिका थी। यह बंगाली भाषा में यह वर्ण परिचय कराने के लिए, वर्ण परिचय कराने के लिए एक बंगाली लिपि जैसा आविष्कार था। ठीक है, यह एक बंगाली भाषा सीखने के लिए लिपि कह लें या फिर वर्णमाला कह लें, वर्णमाला ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा। यह एक बंगाली वर्णमाला थी। ठीक है, वर्णमाला कौन सा सही होगा? और उस समय सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली पुस्तक थी। यह बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, पहली बात गलत लिखी हुई थी। उत्तर होगा, सही उत्तर केवल और केवल 2, केवल 2। ठीक है, अगले प्रश्न बात करेंगे। 7वां प्रश्न है, ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा एक सत्य नहीं है? ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? इसने वैदिक धर्म ग्रंथों को अमोघ समझा, अकाट्य समझा। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। इसने एक ईश्वर की पूजा पर बल दिया, एक ईश्वरवाद, पुजारियों की मध्यस्थता के बिना ईश्वर की पूजा पर बल दिया। कौन सा एक सही नहीं है? एक सही नहीं है। लिखा हुआ है वैदिक धर्म ग्रंथों को अमोघ समझा, नहीं त्रुटि युक्त समझा। अमोघ नहीं समझा, क्या समझा? त्रुटि युक्त समझा। वेदों में भी, वैदिक ग्रंथों में भी गलतियां हैं, इस बात को स्वीकार किया हुआ था। आंख मूंद करके वेद संबंधी बातों को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की भावना थी राममोहन राय या फिर ब्रह्म समाज की। तो ये सत्य नहीं है, और तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सत्य लिखी हुई हैं। निश्चित रूप से मूर्ति पूजा, एक ईश्वर अर्थात एकेश्वरवाद, पुजारियों की मध्यस्थता मतलब पुरोहितवाद, इन तीनों का खंडन किया जा रहा है। इन तीनों का खंडन है ब्रह्म समाज में। आगे बात करेंगे, एक ईश्वरवाद का नहीं, बहुदेववाद का खंडन। निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा के सुख्यात पक्षधर थे? स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। कौन कौन से लोग थे? स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। हो सकता है आप कुछ लोगों के नाम नहीं जानते हो, कुछ लोगों के नाम नहीं जानते हो। ये याद करेंगे, सिस्टर सुब्बा लक्ष्मी, सिस्टर सुब्बा लक्ष्मी। औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा के लिए कार्य कौन कौन से लोगों ने किया? ये जो सिस्टर सुब्बा लक्ष्मी है ना, इन्होंने जो कम उम्र में, जैसे बाल विवाह का प्रचलन था, बाल विवाह का प्रचलन था, और बाल विवाह के अंतर्गत किसी छोटी उम्र की महिला का पति अगर डेथ कर जा रहा है तो वो युवा महिला विधवा हो जा रही है। अर्थात युवा विधवाओं के लिए इन्होंने क्या किया था? मद्रास में एक स्कूल की स्थापना की हुई थी। कौन? सुब्बा लक्ष्मी ने। याद करना है, बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है, तमाम सारे लोग इस तथ्य को नहीं जानते होंगे। सुब्बा लक्ष्मी ने, अब नए नए प्रकार के प्रश्नों के लिए भी तैयार रहना है, युवा विधवाओं के लिए, किसके लिए? युवा विधवाओं के लिए मद्रास में सुब्बा लक्ष्मी ने एक स्कूल खोला हुआ था। रुकैया सखावत हुसैन किससे संबंधित हैं? इन्होंने बंगाल में छोटी बच्चियों के लिए, विशेष रूप से मुस्लिम बच्चियों के लिए, कहां पर? बंगाल में एक स्कूल खोला था। याद रहेगा। केशव चंद्र सेन के बारे में आपको निश्चित रूप से जानकारी होगी। केशव चंद्र सेन लगातार महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, केशव चंद्र सेन निश्चित रूप से ब्रह्म समाज से भी जुड़े हुए थे, और ब्रह्म समाज को लोकप्रिय बनाने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका रही। लेकिन किसी कारणवश देवेंद्रनाथ टैगोर से ठन गई और अलग अलग रास्ते अपना लिए इन लोगों ने। और आपको यह भी जानकारी है कि 1866 में साधारण ब्रह्म समाज के पहले, 1878 में साधारण ब्रह्म समाज आ रहा है। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया नाम से केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज से अलग अपने आप को किया। 1866 की बात थी। और इसी ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, भारतीय ब्रह्म समाज से कुछ लोग केशव चंद्र सेन के अनुयायी जो थे, वो 1878 में साधारण
क्या कहते हैं, ब्रह्म समाज के नाम से फिर एक नई संस्था का स्थापना करते हैं। ये जो केशव चंद्र सेन हैं, इन्होंने भी स्त्री शिक्षा के लिए अनेकों प्रयास किए, स्त्री शिक्षा के लिए अनेकों प्रयास किए, लेकिन ये जो आनंद कुमार स्वामी हैं, ये स्त्री शिक्षा के लिए स्पेशली कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। ध्यान से समझेंगे, आनंद कुमार स्वामी जो हैं, यह स्त्री शिक्षा के लिए कोई खास प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं ये भाई साहब? इनको याद रखना है कि पाश्चात्य संस्कृति इन्होंने भी काम किया है, समाज सुधार के संदर्भ में, धर्म सुधार के संदर्भ में इन्होंने भी काम किया है, लेकिन किस रूप में? तो पाश्चात्य संस्कृति को क्या ये कर रहे हैं? पाश्चात्य संस्कृति को भारतीय संस्कृति का महत्व क्या है, भारतीय संस्कृति का महत्व बता रहे हैं, अर्थात भारतीय संस्कृति का गुणगान कर रहे हैं। किसके सामने कर रहे हैं? पाश्चात्य संस्कृति के समक्ष कर रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता को प्रभावी नहीं बना रहे हैं, भारतीय संस्कृति को पाश्चात्य सभ्यता के सामने प्रभावी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। स्पेशली स्त्री शिक्षा के लिए इनके द्वारा काम नहीं किया गया, भारतीय संस्कृति की गुणगान करने के लिए जरूर इनके द्वारा काम किया गया। उत्तर होगा आपका पहला, दूसरा और तीसरा। बी विकल्प बिल्कुल सही होगा। इन सारे तथ्यों को कहीं ना कहीं जरूर नोट करते रहना है भाई, ठीक है? बार बार वीडियो देखने से अच्छा है, कहीं एक पेज पे ना ये जो भी प्रश्नोत्तर अभ्यास हम लोग रोज करते चले जाएंगे ना, इनको कहीं एक कॉपी बना करके, प्रश्नोत्तर अभ्यास वाली कॉपी बना करके कहीं नोट करते रहिएगा, बहुत ही लाभप्रद हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, मैडम एचपी ब्लावत्स्की कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के विषय में कौन सा एक सत्य नहीं है? थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में तमाम तथ्यात्मक बातें आप जानते होंगे। कर्नल अलकाट और ब्लावत्स्की, न्यूयॉर्क 1875, थियोसॉफिकल सोसाइटी। अच्छा, क्या आपको यह जानकारी है? इस प्रश्न का उत्तर इसे भारत के बाहर स्थापित किया गया था, को मान्यता दी, यह सार्वभौम बंधुता के विचार पर मौन थी। क्या उत्तर सही होगा? कौन? 9 का डी, सार्वभौम बंधुता के विचार पर मौन थी। निश्चित रूप से यह सत्य नहीं है। क्यों नहीं सत्य है? क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, संस्कृति आदि के आधार पर जो भेदभाव जो होता था उसका इन्होंने विरोध किया था। क्या किया था? विरोध किया था। उसका इनके द्वारा विरोध किया गया था। जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, संस्कृति आदि के आधार पर इन्होंने भेदभाव का विरोध किया हुआ था थियोसॉफिकल सोसाइटी ने। तो यह निश्चित रूप से सार्वभौम बंधुता, अब अगर इन मुद्दों के आधार पर भेदभाव नहीं होगा तो इससे क्या होगा? सार्वभौम बंधुता और बढ़ेगी। तो ये इसके विचार पर मौन नहीं है, बल्कि मुखर हैं। इस मुद्दे पर यह मुखर हैं। तो यह निश्चित रूप से चौथा विकल्प गलत हो जा रहा है। अर्थात याद करेंगे कुछ बातें, खास तौर से थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत के बाहर स्थापित हुई, सही बात है बिल्कुल। प्राचीन धर्मों के पुनरुत्थान का प्रयास किया, प्रतिपादन किया, बिल्कुल बात सही है। इन्होंने हिंदू धर्म की आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म के सिद्धांत को हूबहू स्वीकार किया हुआ था, यह बात भी सही लिखी हुई है। डी विकल्प बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ठीक है? अगले प्रश्न बात करेंगे। 10वां प्रश्न है, 1893 में किन विषयों पर आर्य समाज में विभाजन हुआ? आर्य समाज में विभाजन कब हो रहा है? एक और तथ्य आपको मिल रहा है 1893 में। 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना,
और तमाम सारे तथ्य आपको आर्य समाज से संबंधित बताए हुए हैं। जब तथ्यात्मक प्रश्न करेंगे तो ढेर सारा रिपीट करेंगे। फिलहाल आर्य समाज में विभाजन हुआ किस आधार पर, तो आपको याद कर लेना है 1893 में मांसाहार बनाम शाकाहार मुद्दे को लेकर के, किसके, मांसाहार बनाम शाकाहार मुद्दे को लेकर के विभाजन हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा और बताएं, मांसाहार बनाम शाकाहार मुद्दे पर विभाजन हुआ था। इसके अलावा कुछ और भी है क्या? जाति व्यवस्था तथा विधवा पुनर्विवाह इस आधार पर नहीं हुआ था। धर्मांतरित व्यक्तियों की शुद्धि कराने के लिए अर्थात पुनः हिंदू धर्म में लाने के संदर्भ में इस आधार पर नहीं हुआ था। आंग्लीकृत बनाम संस्कृत आधारित शिक्षा, इस बात को लेकर के भी यह भी मुद्दा था, लेकिन मुख्य मुद्दा एक जो था वह था मांसाहार बनाम शाकाहार। केवल और केवल एक विकल्प सही है, याद रखेंगे, केवल और केवल एक विकल्प सही है, ए। ठीक है, केवल और केवल एक विकल्प सही है। अगले प्रश्न बात करेंगे। अगला प्रश्न है ईवी रामास्वामी नायकर कहां से संबंधित है? केरल से संबंधित है। पेरियार किसे कहा जाता है? तो पेरियार रामास्वामी नायकर। किससे संबंधित थे? ब्राह्मणवाद के सुधार से, स्वाभिमान आंदोलन से, निम्न जाति आंदोलन से, साम्यवादी आंदोलन से, किससे संबंधित थे ईवी रामास्वामी नायकर? बताएंगे। बताएं भाई। रामास्वामी नायकर ईवी रामास्वामी नायकर, बी और सी? बी और सी। देखें, रामास्वामी नायकर किससे जुड़े हुए थे? स्वाभिमान आंदोलन से जुड़े हुए थे। स्वाभिमान आंदोलन, इसी स्वाभिमान आंदोलन को आपने नाम सुना होगा आत्मसम्मान आंदोलन। क्यों भाई? स्वाभिमान मतलब आत्मसम्मान आंदोलन के नाम से जाना जाता है, याद रहेगा। ये निम्न जाति आंदोलन था, निम्न जाति से संबंधित आंदोलन था। तो क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा सही है। ब्राह्मणवाद में सुधार नहीं कर रहे हैं, साम्यवादी आंदोलन से संबंधित नहीं है, साम्यवादी आंदोलन की शुरुआत ही नहीं हुई है। क्या होगा? दूसरा और तीसरा होगा केवल 2 और 3, केवल 2 और 3। ठीक है, केवल 2 और 3, डी बिल्कुल सही है। अब एक तथ्य आपको बता रहे हैं, निम्न जाति आंदोलन की जब बात आती है ना, तो ईवी रामास्वामी नायकर का नाम याद रखना है, ज्योतिबा फुले का नाम याद रखना है। ये 2 नाम तो निश्चित रूप से याद रहना ही चाहिए। अब ये कुछ और बातें, ये जो ईवी रामास्वामी नायकर है ना, आप नहीं जानते होंगे तो वो तथ्य बता रहे हैं। स्वाभिमान आंदोलन अर्थात आत्मसम्मान आंदोलन से संबंधित थे। अगर कभी यह प्रश्न आ गया, ये बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, इतना कि हर साल 2 साल गैप करके किसी न किसी परीक्षा में यह प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। अगर ऑप्शन में कभी ऑप्शन में आत्मसम्मान आंदोलन प्रश्न आ गया, कौन इससे संबंधित है, और अगर ऑप्शन में रामास्वामी नायकर नहीं रहा, तो फिर कौन सा उत्तर आपका सही होगा? याद करेंगे, बालीजा नायडू। कौन? बालीजा नायडू, बालीजा नायडू। अब ये कौन है भाई? तो याद करना है, ईवी रामास्वामी नायकर प्लस बालीजा नायडू, इन दोनों लोगों ने मिल करके 1920 की बात है, 1920 की बात है, आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था। आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया हुआ था। तो याद करना है, रामास्वामी नायकर प्लस बालीजा नायडू, ये दोनों मिलकर के 1920 के आसपास आत्मसम्मान आंदोलन शुरू कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है।
आत्मसम्मान आंदोलन शुरू कर रहे हैं कौन? बालीजा नायडू। किसके साथ मिलकर के? रामास्वामी नायकर के साथ मिलकर के। बड़ा ही दुर्लभ तथ्य है, लेकिन है बहुत ही काम का। ऐसे ही एक एक दो दो तथ्य आप अन्य कंपटीटर की तुलना में अगर ज्यादा जानते हैं ना, तभी तो सफल होंगे। सीट की संख्या कम है, लेकिन कैसे आप ही चयनित होंगे, यह भी महत्वपूर्ण मुद्दा बनता है। अपनी योग्यता को और ऊपर बढ़ाने की जरूरत है। बस यही आपके हाथ में है और आप यही काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3। अगले प्रश्न पे 12वां प्रश्न है थियोसोफिकल सोसाइटी। अच्छा थियोसोफिकल, ठीक है। एक तथ्य और बताएंगे इसमें। थियोसोफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? आप बताएंगे थियोसोफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? थियोसोफिकल सोसाइटी, आसान तथ्य है। सी बता रहे हैं और निश्चित रूप से सही है। अब ध्यान से देखेंगे, एक तथ्य आपको बता रहे हैं, आपके पेड बैच में भी बताया हुआ है, हालांकि पहले से समझेंगे। थियोसोफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? एनी बेसेंट ने। अब इस बात को समझें कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना तो हो रही है, आपको पता है 1875 में, लेकिन कहां पर हो रही है? तो यह न्यूयॉर्क में हो रही है। न्यूयॉर्क में हो रही है और ब्लावत्स्की का नाम सुना है और कर्नल आलकाट का नाम सुना है आपने। क्लियर है, ये तो सबको पता है। ब्लावत्स्की जो है वह अमेरिकी महिला नहीं थी। कौन सी महिला थी? रूसी महिला थी। ब्लावत्स्की रूसी महिला थी। एक तथ्य ये याद रखना है। अब 1875 में न्यूयॉर्क में इसका स्थापना हो रहा है, अर्थात ये जो मुख्यालय है ना, शुरुआत में मुख्यालय वह कहां पर है? न्यूयॉर्क में मुख्यालय इसका। और धीरे 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 2-4 वर्षों के भीतर अन्य देशों में भी इसके केंद्र बनाए गए। अन्य देशों में भी इसके केंद्र बनाए गए। इसी क्रम में जब 1889 आता है, 1889 में एनी बेसेंट ये कहां पर थी? एनी बेसेंट इंग्लैंड की रहने वाली थी, अंग्रेज थी। और इंग्लैंड में कहां पर? इंग्लैंड में 1889 में एनी बेसेंट क्या बनती हैं? इसकी सदस्या बनती हैं। कहां पर? 1889 में इंग्लैंड में ही इसकी सदस्या बनी। याद रहेगा, एनी बेसेंट 1889 में कहां पर? इंग्लैंड में थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्या बने। इसके बाद 1889 के बाद एनी बेसेंट 1893 में भारत आती हैं। एनी बेसेंट 1893 में भारत आती हैं और भारत में इसकी यह लीडर बन जाती हैं और लीड करती हैं। भारत में 1893 से यह लीडर हो जाती हैं, नेता बन जाती हैं, थियोसोफिकल सोसाइटी की मुख्य चेहरा बन जाती हैं। ठीक है, और इसके कुछ समय बाद ही थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय अब चेंज हो जाता है। जो अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय न्यूयॉर्क में था, अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय अब कहां हो जाता है? अडयार, मद्रास के निकट अडयार में हो जाता है। अडयार में अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय कहां पर हो जाता है? अडयार में हो जाता है। ठीक है, आगे बात को ले चलेंगे। अगला तथ्य है, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने महाराष्ट्र में 1850 में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था की शुरुआत की थी? महाराष्ट्र में 1850 में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था की शुरुआत की हुई थी। 1850 में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए विष्णु शास्त्री पंडित ने, कौन? विष्णु शास्त्री पंडित ने क्या किया? 1850 में क्या किया? विधवा पुनर्विवाह
पुनर्विवाह, या वर्ष भी याद करना है, व्यक्ति का नाम भी। एसोसिएशन की शुरुआत की थी, क्या किया था? विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की शुरुआत 1850 में किसने की थी? विष्णु शास्त्री पंडित ने की थी। यह तथ्य तो आपको याद हो गया। और बातें, ये जो विष्णु शास्त्री पंडित है ना, इन्होंने पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी? याद करना है। एक विधवा विवाह, कौन सी? विधवा विवाह नाम की पुस्तक लिखी। किसने लिखी? विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा विवाह नाम की एक पुस्तक लिखी। दूसरी बात, इन्होंने एक और पुस्तक लिखी। कौन सी? याद करना है, ब्राह्मण कन्या विवाह। ब्राह्मण कन्या विवाह नाम की एक किताब लिखी। ब्राह्मण कन्या विवाह, याद रहेगा, विष्णु शास्त्री पंडित। क्लियर है बात? आगे बढ़ जाएं, अगले तथ्य पे बात करेंगे। अगला तथ्य है 14वां। निम्नलिखित में से कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधियों से संबंधित नहीं है? अर्थात थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित नहीं है। कौन एक संबंधित नहीं है? बड़ा ही आसान सा प्रश्न मिल गया। कौन नहीं है? ह्यूम नहीं है। चले 15वें की बात करेंगे। विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में, विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में 1878 में किसने राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की? बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कब हो रहा है? 1878। क्या हो रहा है? राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना कौन कर रहा है? वीरेश लिंगम पंतुल। नहीं, कौन कर रहा है? वीरेश लिंगम पंतुल। कौन? डी विकल्प बिल्कुल सही है। किससे संबंधित है राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन? विधवाओं के विवाह से संबंधित यह संगठन है। किससे संबंधित है? विधवाओं के विवाह से संबंधित यह संगठन है। नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न है, 19वीं सदी का पूर्वी बंगाल का फराजी आंदोलन या फरेजी आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ था? पूर्वी बंगाल का फराजी आंदोलन बताएंगे। पूर्वी बंगाल का फराजी आंदोलन। हाजी शरीयतुल्लाह, बिल्कुल सही। हाजी शरीयतुल्लाह, बिल्कुल, बी विकल्प बिल्कुल सही है। 17वें प्रश्न बात करेंगे। यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? हेनरी विवियन डेरोजियो, डेविड हेयर, पीके टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर। सबको पता होगा हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो, बहुत कम आयु में मृत्यु हो गई इनकी। तो भाई याद करेंगे, यह एक क्रांतिकारी है, नहीं कार्यों में नहीं है, विचारों में है। क्रांतिकारी कार्यों में नहीं है, ढिशुम ढिशुम नहीं हो रहा है, यहां से क्रांतिकारी हैं ये लोग। ठीक है, आमूल चूल परिवर्तन समाज और धर्म के क्षेत्र में सुधार करने को लेकर के क्रांतिकारी विचारों वाला, कार्य वाला नहीं, विचारों वाला यह संगठन था। और इसे क्या कहा जाता है? तो इसको रेडिकल समूह के तौर पे भी समझा जाता है। रेडिकल मतलब आमूलचूल परिवर्तन में विश्वास रखने वाले लोग, रेडिकल समूह के तौर पे भी जाना जाता है बंगाल के। ठीक है, आपको याद होगा कि 20वीं सदी मतलब 1900 समथिंग, 20वीं सदी के तीसरे दशक, 20वीं सदी के तीसरे दशक अर्थात 21 से 30 वाला तीसरा दशक होगा। तीसरे दशक में यंग बंगाल आंदोलन अपने प्रभाव में देखने को मिलता है। ठीक है, डेरोजियो के संदर्भ में आपको जानकारी होगी, हिंदू कॉलेज वगैरह संबंधी जो बातें थी। भारतीय ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो ब्रह्म समाज का संस्थापक राम मोहन राय, 1828। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। सत्यशोधक समाज
ने संगठित किया? बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का आंदोलन, गुजरात में मंदिर प्रवेश, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, नहीं, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। महाराष्ट्र में भी याद रखना है, मूल रूप से पूना के आसपास का एरिया प्रभावित था। ठीक है। सत्यशोधक समाज निश्चित रूप से आपको याद होगा 1873। कौन? ज्योतिबा फूले अपनी पत्नी के साथ, ज्योतिबा फूले, इनकी पत्नी का नाम याद कर लीजिएगा। इनके द्वारा कुछ किताबें भी लिखी गई, जैसे सत्यशोधक, इसके अलावा गुलामगिरी, इसके अलावा इशारा, ये कुछ पुस्तकें भी इनके द्वारा लिखी गई थी। नहीं, अगले प्रश्न पे 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। आंदोलन, संगठन, नायक अर्थात लीडर। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग कौन संबंधित है? महात्मा गांधी। अखिल भारतीय किसान सभा कौन संबंधित है? सहजानंद सरस्वती। आत्मसम्मान आंदोलन कौन संबंधित है? ईवी रामास्वामी नायकर। ये वास्तव में तीनों की तीनों सही दिखाई दे रहा है। क्या विकल्प होगा? 1, 2, 3 डी विकल्प बिल्कुल सही है। नहीं, चले, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, इसी को हरिजन सेवक संघ के नाम से भी जाना जाता है ना भाई। हरिजन सेवक संघ के नाम से भी तो जाना जाता है अस्पृश्यता विरोधी लीग। कब की बात है? 1932 में। कब की बात है? 1932 में गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग अर्थात हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई। दूसरी बात, अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती 1936 लखनऊ, नहीं 1936। और आत्मसम्मान आंदोलन कब की बात है? 1920 की बात है, रामास्वामी नायकर की। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। 21वें की बात करेंगे। निम्नलिखित कर विचार करें, ध्यान से। कलकत्ता यूनिटेरियम कमेटी, कलकत्ता यूनिटेरियम कमेटी टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। लिखा है केशव चंद्र सेन का संबंध उपर्युक्त में से किनकी स्थापना से है? अर्थात ऊपर 3 में से केशव चंद्र सेन ने किसकी स्थापना की हुई थी? देखें, अब ध्यान से देखेंगे, मैं बता रहा हूं। देखें, ये जो कलकत्ता यूनिटेरियम कमेटी है, पेन कॉपी से नोट करेंगे तुरंत। इसकी स्थापना हो रही है 1823। कौन कर रहा है? आपको जानकारी नहीं होगी। राजा राम मोहन राय प्लस द्वारकानाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर प्लस एक अंग्रेज विलियम एडम। इन तीनों के द्वारा 1823 में कलकत्ता यूनिटेरियम कमेटी स्थापित की गई थी। एक चीज। दूसरे पे बात करेंगे। दूसरा लिखा हुआ है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन की स्थापना कौन कर रहा है? 1868 में। कब? 1868 में। कौन कर रहा है? केशव चंद्र सेन के द्वारा। किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन के द्वारा टेबरनेकल ऑफ द न्यू डिस्पेंसेशन की स्थापना की जा रही है। संस्थाएं हैं ये सारी, दुर्लभ संस्थाएं हैं आपके लिए। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना कब हो रही है? 1870 में हो रही है। कौन कर रहा है? केशव चंद्र सेन के द्वारा 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की जा रही है। क्या हो जाएगा? प्रश्न था केशव चंद्र सेन का संबंध किससे है? तो केशव चंद्र सेन का संबंध बी वाले से है, 2 और 3 से संबंधित है। याद रहेगा, केशव चंद्र सेन का। क्लियर है? अगले प्रश्न बात करेंगे। 22वां है 1813 के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाज और संस्कृति में हस्तक्षेप की नीति अपनाने के प्रमुख कारण क्या थे? 1813
का एक्ट आता है, आपको पता होगा 1813 का एक्ट आया, उसके बाद भारत के संदर्भ में अंग्रेजों की नीतियां बदल गई थी। 1813 के पहले अंग्रेज भारतीय संस्कृति में हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे। 1813 के पहले अंग्रेज भारतीय संस्कृति में हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे। 1813 के बाद शुरू किया और 1858 के बाद दोबारा से हस्तक्षेप करना बंद कर दिए। अर्थात एक तथ्य याद रखेंगे कि भारतीय संस्कृति में अंग्रेजों के द्वारा जो हस्तक्षेप हो रहा है वह कब से कब तक हो रहा है। तो भारतीय संस्कृति में हस्तक्षेप का जो दौर था वह 1813 से लेकर के 1858 तक, 1857 विद्रोह तक देखने को मिलता है। याद रहेगा जी। चले तो भाई, भारतीय संस्कृति में हस्तक्षेप अंग्रेज कब से कब के दौर में कर रहे हैं? 1813 से 1858 लिखा हुआ है। 1813 के बाद भारतीय समाज और संस्कृति में हस्तक्षेप की नीति के प्रमुख कारण क्या थे? ब्रिटिश औद्योगिक हितों की पूर्ति के लिए। आपको पता है कि 1750 के बाद ना इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सफलीभूत हो चुकी है, औद्योगिकरण शुरू हो चुका है। तमाम सारे नए नए उद्योग और उद्योगपति, पूंजीपति वहां पर देखने को मिल रहे हैं। 18वीं 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन तथा यूरोप में नए विचारों का प्रचार प्रसार हुआ, जिसने ब्रिटिश दृष्टिकोण को प्रभावित किया। भारत का पूर्ण आधुनिकीकरण करना। याद करेंगे, ये जो पहला लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये जो दूसरा लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन भारत का पूरा आधुनिकीकरण करना अंग्रेजों का उद्देश्य कभी भी नहीं था। और भारत का अगर पूर्ण रूप से अगर औद्योगिकरण हो जाता, भारत आधुनिक अगर हो जाता पूरी तरह से, अंग्रेजों की जरूरत ही नहीं होती। जबकि अंग्रेज क्या चाह रहे थे? भारत को गुलाम बनाना है और मातृदेश इंग्लैंड को लाभ पहुंचाना है उपनिवेशवाद नीति के तहत। एक नपा तुला संतुलित नीति, थोड़ा सा यहां पे डेवलपमेंट करना है और यहां पे डेवलपमेंट, यहां के डेवलपमेंट करने के लिए नहीं बल्कि उतना ही डेवलपमेंट करना है जितने से अंग्रेजों का मतलब सिद्ध जाए, अर्थात इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति और ज्यादा सफल हो जाए। तो ये जो भारत का पूर्ण आधुनिकीकरण करना है, नहीं, यह सीमित आधुनिकीकरण। एक तथ्य और याद करेंगे, अंग्रेजी दौर में भारत का क्या हुआ? सीमित आधुनिकीकरण किया गया। याद रहेगा, सीमित आधुनिकीकरण किया गया था। क्लियर है? क्या हो जाएगा विकल्प? पहला और दूसरा, ए विकल्प बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ जाए, 23वीं बात करेंगे। रूढ़िवादी दृष्टिकोण वाले ब्रिटिश अफसर भारतीय दर्शन और संस्कृति की निंदा करते थे। रूढ़िवादी दृष्टिकोण वाले ब्रिटिश अफसर भारतीय दर्शन और संस्कृति की निंदा करते थे। रूढ़िवादी दृष्टिकोण की जगह पर 1800 ईस्वी तक आने वाला नया दृष्टिकोण, 1800 ईस्वी तक नया दृष्टिकोण पनप रहा है, भारतीय समाज और संस्कृति का प्रशंसक था। कौन सा सही है? मैं बताता हूं, आप समझिएगा। आपको याद होगा प्राच्य और आंग्ल विवाद भी, आपको याद होगा ही, प्राच्य और आंग्ल विवाद, प्राच्य और पाश्चात्य कल्चर को के संदर्भ में एक कॉन्फ्रेंस भी हुआ अंग्रेजों के बीच। इसका मतलब है कि सारे के सारे अंग्रेज भारतीय संस्कृति के धुर विरोधी नहीं थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि भारतीय संस्कृति, प्राचीन संस्कृति के पक्षधर थे। आपने विलियम जोन्स का नाम 1784 तो सुना ही होगा। एशियाटिक सोसाइटी क्यों किया गया था? प्राचीन भारतीय संस्कृति ग्रंथों को समझने के लिए तमाम सारे प्राचीन ग्रंथों का इंग्लिश भाषा में अनुवाद हो रहा है। अर्थात ये 1784 वाली बात है। अर्थात 1800 के पहले तमाम ऐसे अंग्रेज ऑफिसर थे जो कि भारतीय संस्कृति का निंदा नहीं करते थे, उनके पक्षधर थे। 1800 के पहले, लेकिन 1800 के बाद 1813 का दौर आता है
और भारतीय संस्कृति को हीन दीन समझ करके उसमें सुधार की बात हो रही है। ये बातें ठीक उल्टी लिखी हुई है। रूढ़िवादी दृष्टिकोण वाले जो ब्रिटिश अफसर थे ना, रूढ़िवादी दृष्टिकोण वाले जो ब्रिटिश अफसर थे, अर्थात पुराने दृष्टिकोण वाले पुराने लोग जो थे, वह भारतीय संस्कृति के पक्षधर हैं। आपको याद होगा वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम, विलियम जोन्स का नाम, चार्ल्स हेड का नाम, ऐसे तमाम सारे लोग हैं जो कि भारतीय पुराने संस्कृति को, प्राचीन धर्म ग्रंथों का, प्राचीन संस्कृति को और ज्यादा पोषित कर रहे हैं। संस्कृत कॉलेज खोल रहा है कौन? जोनाथन डंकन। कब, किसके समय काल में? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय काल में। तो ये लोग जो पुराने लोग हैं, जैसे हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स हो गया, जैसे जोनाथन डंकन हो गया, विलियम जोन्स हो गया, ये पुराने लोग हैं और ये क्या कर रहे हैं? निंदा नहीं कर रहे हैं। ये गलत लिखा हुआ है, निंदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं? समर्थन कर रहे हैं। ठीक उल्टी बात लिखी हुई है। जबकि रूढ़िवादी दृष्टिकोण की जगह 1800 ईस्वी तक आने वाला नया दृष्टिकोण यह निंदा कर रहा है। क्या कर रहा है? निंदा कर रहा है, भारतीय संस्कृति का प्रशंसक नहीं है। तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, न तो एक और न ही दो। याद रहेगा, न तो एक और न ही दो। क्लियर हुई बात? कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न था, चार्ल्स विल्किंस, बिल्कुल सही। अगले प्रश्न बात करेंगे, 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंग्रेजों द्वारा भारत में 1858 के बाद आधुनिकीकरण की नीति को छोड़ दिया गया। 1858 के बाद अंग्रेजों ने जातिवाद तथा सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। क्या सही है? आप बताएंगे। अंग्रेजों द्वारा भारत में 1858 के बाद आधुनिकीकरण की नीति को छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि भारतीय, याद करेंगे, भारतीय स्वयं आधुनिकीकरण के लिए प्रयास करने लगे थे। आधुनिकीकरण के लिए हेतु प्रयास आरंभ कर दिए, प्रयास करने लगे। तो अपना हाथ पीछे कर लिया, अंग्रेजों ने अपना हाथ पीछे कर लिया था। याद रखना है, अंग्रेजों ने अपना हाथ पीछे कर लिया था और अंग्रेजों की तुलना में अब भारतीय स्वयं अपने देश में आधुनिकीकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, 1858 के बाद अंग्रेजों ने जातिवाद तथा सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। 1857 का विद्रोह हुआ और उसके बाद अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो वाली नीति अपनानी शुरू की। यह बात भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सी विकल्प इसका सही होगा। आधुनिकीकरण की नीति को छोड़ दिया, चाहे फैक्ट्री के संदर्भ में बात हो, चाहे कल्चर, संस्कृति के संदर्भ में बात हो, दोनों संदर्भ में इन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। सी विकल्प बिल्कुल सही है। 25वें की बात करेंगे। 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? आसान सा तथ्य, आप बताएंगे। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया हुआ था? बी बता रहे हैं सारे लोग, और निश्चित रूप से बी, विलियम बेंटिक के समय काल में 1829 में सती प्रथा के संदर्भ में।